हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और हम कवर कर रहे थे जुलाई 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। इस मैगजीन के जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है, इसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पार्ट है उनको कवर किया था। इसमें विशेष रूप से हमने कुछ मेजर रिपोर्ट्स की रिगार्डिंग जो भी आपके डाटा है उनको रीड किया था, जिनमें से मैक्सिमम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो देखने मिलती है। आज की क्लास में हम उससे आगे का पार्ट जो आपके रिमेनिंग रह गया था उसको कवर करेंगे, साथ ही जो भी हमने प्रीवियस क्लास में रीड किया था उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई है ये कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने जो फर्स्ट आपकी रिपोर्ट देखी थी वो देखी थी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, सतत विकास रिपोर्ट 2025 है। इसकी जारी करने वाली संस्था की रिगार्डिंग देखा था संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क है। इसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है। हाल में इसका 10वां संस्करण है, ये आपको देखने मिलेगा। और इसमें टॉप कंट्री आपको देखने मिलेगा फिनलैंड है। इसका स्कोर आपको देखने मिलेगा 87.02 स्कोर है। सेकंड पर स्वीडन है और थर्ड पर आपको डेनमार्क है, ये देखने मिलेगा। इसके अलावा हमने बात की थी शीर्ष प्रगति वाले देश, तो उसमें हमने हमारे भारत के पड़ोसी देश नेपाल के रिगार्डिंग देखा था, जिसकी आपकी जो मूवमेंट है प्रगति है कि आपको 11.1% देखने मिलेगी। और बांग्लादेश जिसकी 8.3% है, ये आपके इसमें बढ़ोतरी है वो देखने मिलेगी। वहीं भारतीय स्कोर हमने देखा था, भारतीय स्कोर आपके था 66.95 और इसकी रैंक आपको देखने मिलेगी 99। आपकी 3 की टेबल में आपको देखने मिलेगा 3 का डबल क्या होता है 6, और 6 के बाद में 3 का ट्रिपल क्या होता है 9 होता है। तो 66.95 और 99 आपको क्या देखने मिलेगी, भारत की रैंक है ये देखने मिलेगी, स्कोर है वो देखने मिलेगा। इस प्रकार हमने देखा था कि भारत पहली बार टॉप 100 में शामिल हुआ है। लास्ट ईयर भारत की रैंकिंग थी 109। भारत की ये जो प्रगति है ये SDG लक्ष्य है, इनकी दिशा में सुधार और सामाजिक आर्थिक योजनाएं हैं, इनके प्रभाव को दर्शाती है। साथ ही हमने भारत के जो पड़ोसी देश है इनसे हमने तुलना की थी, जिसमें हमने देखा था कि बांग्लादेश यहाँ पे इस साइड है, भारत के अलावा बांग्लादेश और आपके म्यांमार है। म्यांमार के साथ ही हमने देखा था पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 4 कंट्री है, इनका स्कोर है ये भारतीय स्कोर से कम है। वहीं आपके नेपाल, भूटान, चाइना और श्रीलंका, इन 4 देश है, इन 4 कंट्रीज़ का स्कोर है ये इंडिया के स्कोर से बेटर आपको देखने मिलेगा। तो इस प्रकार हमने भारत के पड़ोसी देशों से स्थिति है इसकी तुलना की थी। इसके बाद में नेक्स्ट हमने जो रिपोर्ट कवर की थी वो आपकी थी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। एनर्जी जो ट्रांजेक्शन इंडेक्स है ETI, इसको रिगार्डिंग हमने देखा था कि इसकी जारी करने वाली संस्था कौन सी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा आपकी वैश्विक ऊर्जा जो संक्रमण सूचकांक है ये जारी किया जाता है। हाल में जो रिपोर्ट 2025 में जारी की गई है इसमें आपको टॉप कंट्री देखने मिलेगा, 118 देशों की लिस्ट थी। इसमें टॉप 1 पर आपको देखने मिलेगा स्वीडन और 118वें नंबर पर आपको देखने मिलेगा कांगो रिपब्लिक देश, जिसकी इस रैंकिंग में सबसे निम्न स्थान है ये देखने मिलता है। हाल में जो 2025 की ETI स्कोर है इसमें 1.1% का सुधार है ये दर्ज किया गया है। जो बीते 3 वर्षों की औसत वृद्धि है उससे आपको दोगुना है ये देखने मिलेगा। अमेरिका की रैंकिंग हमने देखी थी 17 है, और इसके अलावा हमने नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमीरात की रिगार्डिंग देखा था कि इन्होंने अच्छा इम्प्रूवमेंट है वो किया है। नाइजीरिया की रैंक अब 61 हो गई है। वहीं जो संयुक्त अरब अमीरात है यानी कि आपकी UAE है, इसने सर्वाधिक प्रगति है वो इस वर्ष दर्ज की है। भारत की स्थिति देखी तो भारत ने भी ऊर्जा दक्षता है और निवेश क्षमता है इसमें उल्लेखनीय रूप से सुधार किया है। लास्ट ईयर भारत की रैंकिंग थी 63, इस बार भारत की रैंकिंग है 71। तो सुधार अब देखो इसमें थोड़ा सा बुक में जो डाटा दिया हुआ है उसमें आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने मिल सकता है। जहाँ पर यहाँ पर फर्स्ट जो डाटा बताया गया है ये बताया गया है कि भारत ने ऊर्जा दक्षता और निवेश क्षमता के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए हैं। वहीं ओवरऑल भारत की जो स्थिति सूचकांक में बताई गई है वो बताई गई है कि लास्ट ईयर तो भारत की रैंकिंग थी 63, अब गिरकर कितनी हो गई है, भारत की रैंक हो गई 71। तो यहाँ पर बताया गया कि भारत की रैंकिंग पिछले साल 63 के स्थान से गिर गई है, और यहाँ पे ऊपर बताया गया है आपकी इम्प्रूवमेंट हुआ है, सुधार हुआ है। तो हो सकता है कि इसका एक अलग विशेष क्षेत्र हो जिसमें हो ऊर्जा दक्षता और निवेश क्षमता वाला, तो उसमें तो भारत ने इम्प्रूवमेंट किया। और ओवरऑल अगर आप देखें तो भारत की रैंकिंग है कि गिर गई है, पहले 63 थी,
इस वर्ष आपको 71 देखने मिलेगी और स्कोर देखने मिलेगा 53.3% का स्कोर है, अंकों का स्कोर है, सॉरी परसेंट नहीं, अंकों का स्कोर है, ये प्राप्त किया भारत ने। तो ये हमने डिस्कस की है आपकी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। इसके अलावा हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया था वैश्विक शांति सूचकांक 2025। जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 है उसके रिगार्डिंग हमने देखा था कि इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है। तो ये संस्था आपको देखने मिलेगी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस नामक जो इंस्टीट्यूट है आपके IEP है, इसके द्वारा ये जो रिपोर्ट है, ये शांति सूचकांक है, ये जारी किया जाता है। हाल में जो 2025 की रिपोर्ट आई है, इस 2025 की रिपोर्ट में टॉप 1 पर आपको कौन सा देश देखने मिलेगा? आइसलैंड। आइस है, बर्फ है, बर्फ से वो क्या है? कूल है, ठंडे। इस अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो। तो आइसलैंड है, ये इसमें आपको टॉप 1 पर देखने मिलेगा। टोटल 163 के देश है, उनकी शांति स्थिति का इसमें आकलन किया गया था, जो वैश्विक जनसंख्या के 99.7% जो पॉपुलेशन है इसका क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि यह जो शांति सूचकांक है, इसमें मेनली रूप से 23 इंडिकेटर है, आपके संकेतक हैं। इनके आधार पर 3 क्षेत्रों में शांति की स्थिति है, इसको मापा जाता है। ये 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला क्षेत्र हमने डिस्कस किया था सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा। आपके एग्जाम में ये इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये पूछा नहीं गया है और UPSC लेवल का आपके क्वेश्चन है कि पुटअप हो सकता है, जहाँ पर आपको 3 या 4 स्टेटमेंट देकर ये पूछ ले कि इसमें 3 एरिया है या 4 एरिया है। आपके कथन वाले जो भी कारण या कथन कारण वाले क्वेश्चन है, वहाँ पर इस प्रकार के जो भी फैक्ट है इनको यूज किया जा सकता है। तो इसमें मेनली रूप से आपको याद रखना है 3 एरिया हैं। 3 एरिया में फर्स्ट है आपकी सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा, सेकंड है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और तीसरा है सैन्यीकरण की डिग्री। तो सैन्यीकरण की डिग्री, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा वाला एरिया है, वो इसमें 3 एरिया कवर किए जाते हैं। टोटल इंडिकेटर कितने यूज करता है? तो 23 जो संकेतक है इनके आधार पर ये मापता है। इसमें हमने भारत की स्थिति देखी थी। भारत की स्थिति हमने देखी थी कि लास्ट ईयर तो भारत की रैंकिंग थी 2024 में 116 और इस वर्ष 2025 में आपको देखने मिलेगी 115। जैसे कि 2025 के लास्ट में भी 5 आता है और 115 के लास्ट में भी कौन सी है? 5। तो इस अकॉर्डिंग को हम याद रख सकते हैं। इसी के साथ भारत का जो GPA स्कोर है वो आपको याद रखना है 2.229। 2.229 ये भारत का क्या है? GPA स्कोर है और 115वीं आपको क्या देखने मिलेगी? रैंक देखने मिलेगी। देखिए 2025 चल रहा है तो भारतीय स्कोर भी कितना है? 2, इस 0 को मान लो 2.2299 है और ये 5 हमने इस रैंकिंग में ले लिया 115वां। वहीं हमने आइसलैंड के रिगार्डिंग देखा था। आइसलैंड वर्ष 2008 से लगातार विश्व की जो सबसे शांतिपूर्ण देश है ये बना हुआ है, टॉप 1 पर रहता है। इसका स्कोर अगर हम देखें तो इसका स्कोर है 1.095। सेकंड पर आयरलैंड देखने मिलेगा, थर्ड पर न्यूजीलैंड है। इस प्रकार ये अदर कंट्री हैं, इनके भी आपको नाम देखने मिलेंगे। फिनलैंड हमने देखा था, आपके सतत विकास वाली रिपोर्ट थी, उसमें टॉप 1 पर था और इस शांति सूचकांक में आपको 10 नंबर पर देखने मिलेगा। वहीं स्वीडन के रिगार्डिंग हमने देखा था कि वो ETI में तो आपके फर्स्ट पर था, जबकि इसमें टॉप 10 में भी आपको नहीं देखने मिलेगा। तो ये कंट्री की आपको रिपोर्ट और कंट्री वाली जो महत्वपूर्ण डाटा है ये आपको याद रखना है, इनको डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था परमाणु हथियारों पर सिप्री ईयरबुक 2025 की रिपोर्ट की रिगार्डिंग। हाल ही में जो सिप्री ईयरबुक वाली रिपोर्ट है ये स्टॉकहोम का जो इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिप्री, इसके द्वारा हाल ही में 16 जून 2025 को अपनी वार्षिक रिपोर्ट ये जारी की थी, जिसमें वैश्विक जो परमाणु हथियार हैं उनकी स्थिति पर गंभीर चिंता है वो जताई है। इसके जो मेजर फैक्ट बताए गए थे, प्रमुख बिंदु बताए गए हैं, उनमें बताया गया है कि दुनिया के 9 देश, जिनमें आपके भारत भी है, पाकिस्तान भी है, साथ ही आपके अमेरिका है, रशिया है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है, उत्तरी कोरिया है, इजराइल है, इनके पास टोटल 12,241 परमाणु हथियार है ये देखने मिलेंगे। इनमें से 9,614 हथियार है ये परिचालन योग्य माने गए हैं। भारत की स्थिति देखें तो भारत में भी जो परमाणु हथियार है इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लास्ट ईयर थे 172 थे और 2025 में कितने हो गए हैं? 180 हो गए हैं। भारत के पास जो भी परमाणु वाटर हेड्स हैं इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। भारत ने जो केस्टी
राइज्ड जो मिसाइल है, जैसे अत्याधुनिक जो भी डिलीवरी सिस्टम है, इन पर कार्य कर रहे हैं। वहीं भारत का पड़ोसी देश चाइना की स्थिति देखें तो चीन हर वर्ष 100 नए परमाणु बम जोड़ रहा है, जो किसी भी देश में सबसे अधिक देखने मिलेगा। मेनली रूप से हम तानाशाही कंट्री के रूप में नॉर्थ कोरिया का नाम देखते हैं, लेकिन परमाणु हथियारों के अकॉर्डिंग कोई देश आप देखोगे तो वो चाइना आपको देखने मिलेगा, जो हर वर्ष 100 नए जो भी परमाणु बम है ये अपनी जो सैन्य अड्डा है या फिर सैन्य की जो रक्षात्मक है उसमें अपने ऐड कर रहा है। तो सैन्य खर्च में परमाणु के रिगार्डिंग जो भी खरीद है या फिर जो भी आपके जो भी खर्च वगैरह है उसमें चीन का खर्च आपको अधिक देखने मिलेगा। इसके अलावा जो भी अमेरिका है, रशिया है, यूके है, फ्रांस है, इनका भी आपको इसमें तैनात आयुध, संग्रहित आयुध और कुल आयुध में आपको स्थिति है वो इस तालिका में दी गई है। इसके अकॉर्डिंग आप तुलना करके देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताई गई है प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा हाल ही में जो धार्मिक रिपोर्ट जारी की गई थी उसके डाटा यहाँ पर बताए गए हैं। प्यू रिसर्च सेंटर है, इसने हाल ही में 10 जून 2025 को विश्व की धार्मिक आबादी पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें ये बताया गया है कि वर्ष 2010 से 2020 के आंकड़ों का विश्लेषण किया और बताया गया कि मुस्लिम आबादी की जो जनसंख्या है इस अवधि में 347 मिलियन से बढ़कर कितनी हो गई है, 2 बिलियन हो गई है, जो किसी भी अन्य धार्मिक समूह में सबसे अधिक वृद्धि है वो इसमें देखने मिलेगी। वहीं हिंदू आबादी लगभग स्थिर है 15% के अराउंड, लगभग 15%, यानी कि एवरेज है 14.9%। वहीं बौद्ध है, इनकी संख्या में गिरावट आई है और उनकी संख्या में कितनी गिरावट आई है, 19 मिलियन की गिरावट आई है, जो अब 324 मिलियन है। टोटल बौद्धों की संख्या कितनी रह गई, 324 मिलियन। इस आधार पर हमने देखा था कि प्यू रिसर्च सेंटर है उसकी रिपोर्ट जो हाल ही में आई है उसके अकॉर्डिंग विश्व में सबसे तेज बढ़ी आबादी के रूप में आपको मुस्लिम है जनसंख्या है ये देखने मिलेगी। नेक्स्ट हमने देखी थी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा। सबसे पहले फेज में ये आपके साइप्रस पहुंचे थे। वहाँ के जो राष्ट्रपति है आपके निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, इनसे इन्होंने मुलाकात की थी। भारत और साइप्रस की जो द्विपक्षीय व्यापार गोलमेज बैठक है इसमें पार्टिसिपेट किया था। कुछ इंपॉर्टेंट घोषणाएं यहाँ पर जारी की गई थी, जैसे कि आपकी गिफ्ट सिटी गुजरात है, इसका NSE इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज और जो साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज हैं इनके मध्य एक MOU साइन किया गया है, जिससे दोनों देशों की जो भी कंपनियां हैं वो एक दूसरे के स्टॉक एक्सचेंज है इसमें लिस्टेड हो सकेगी, और जो भारतीय शेयर बाजार और जो साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा, एक प्रकार का सहयोग है वो देखने मिलेगा। नेक्स्ट है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, यहाँ पर NIPL लिखा हुआ है और यहाँ पर NPCI लिखा हुआ है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और यूरो बैंक साइप्रस है, इन दोनों के मध्य UPI आधारित जो सीमा पार भुगतान प्रणाली है इसको शुरू करने पर सहमति है की जताई है। वहीं रक्षा, व्यापार, जलवायु, समुद्री जो सुरक्षा जैसे एरिया है यहाँ पर भी सहयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र है ये अभी हाल में जारी किया गया है। मेजर सम्मान देखें तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री जब साइप्रस गए हुए थे तो साइप्रस का जो आपके सर्वोच्च सम्मान है आपके ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेकारियोस थर्ड, ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेकारियोस थर्ड है, इससे भारतीय प्रधानमंत्री को नवाजा गया है। 1 जनवरी 2026 को यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता है, ये भी कौन संभालेगा, ये भी साइप्रस है ये संभालेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने साइप्रस यात्रा के रिगार्डिंग देखे थे। इसके बाद में भारतीय प्रधानमंत्री G7 की मीटिंग में पार्टिसिपेट लेने के लिए कनाडा गए थे। कनाडा के प्रवास के दौरान वो वहाँ के जो कनानास्किस जो शहर है, कनानास्किस शहर, वहाँ पर आयोजित G7 की जो शिखर समिट है इसमें पार्टिसिपेट किया था। यह उनकी लगातार 6वीं हमने देखी थी G7 की भागीदारी देखने मिलेगी, जिसमें उन्होंने गेस्ट नेशन के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। मोदी ने शिखर सम्मेलन में आउटरीच सत्र में भाग लिया है और ऊर्जा सुरक्षा, बदलती दुनिया में पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए विविधीकरण, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा जैसे विषय हैं इन पर विचार व्यक्त किए हैं। नेक्स्ट हम कुछ देखते हैं G7 शिखर सम्मेलन है, G7 की जो समिट हुई थी उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लेते हैं।
G7 की जो हाल ही में सबमिट हुई थी वो 51वें सबमिट है, उसका संस्करण है वो देखने मिलेगा। 51वां संस्करण था, कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपके कनाडा का एक जो शहर है कनाना स्किस अल्बर्टा, यहाँ पर ये आयोजित किया गया था। G7 के जो मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं आपके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन। वहीं आमंत्रित देश में आपको भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और यूक्रेन है, ये देखने मिलेंगे। हालांकि अगर हम बात करें G7 के मेंबर्स की, तो G7 में पहले G8 के रूप में जाना जाता था। इसमें रूस भी पहले शामिल था, लेकिन 2014 में क्या हुआ, रूस और यूक्रेन के मध्य थोड़ा सा विवाद हुआ था क्रीमिया एरिया को लेकर। यूक्रेन ने क्रीमिया है इसको अपने कब्जे में लेने के बाद में रूस ने क्या किया, इस समूह से बाहर हो गया था और वर्तमान में इसमें कितने मेंबर रह गए थे, G7 7 कंट्री रह गए थे। इस दौरान भी भारतीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता की है। कनाडा के जो प्रधानमंत्री है मार्क कैनी है, उनसे मुलाकात की। दोनों देशों के बीच हाई कमिश्नर बहाल करने की सहमति है वो फिर से बनी है। हाई कमिश्नर जो है उनको आतंकी निर्जर हत्याकांड है 2024 वाला, उसके बाद में दोनों देशों ने 6 जो डिप्लोमेट्स हैं उनको अपने देश से निकाल लिया था, दूसरे जो देशों में थे उनको निकाल लिया था और इनको वापस बहाल करने की सहमति है ये वर्तमान में 2025 में बनी है। एंड भारतीय प्रधानमंत्री की लास्ट जो साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया वाला प्रवास था, उस पर क्रोएशिया लास्ट अंतिम चरण में यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ पर उन्होंने क्रोएशिया की जो पहली आधिकारिक यात्रा की है, क्रोएशिया के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है इनसे मुलाकात की है। राष्ट्रपति के रूप में हमने देखा था जोरान मिलेनोविच और प्रधानमंत्री के रूप में देखा था आंद्रे प्लेंकोविच। तो जोरान मिलेनोविच, आंद्रे प्लेंकोविच, इन दोनों से मुलाकात की है। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण समझौते यहाँ पर साइन किए गए हैं, जिसमें आपको देखने मिलेगा एग्रीकल्चर के सेक्टर में कृषि और विज्ञान प्रौद्योगिकी के सहयोग में सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रम के रिगार्डिंग। एंड एक आपको देखने को मिलेगा जागरेब यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। जागरेब यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर हिंदी संकाय स्थापित करने के लिए भी एक MOU है, ये हाल ही में साइन किया गया है। ये कुछ मेजर समझौते हैं, ये हमने देखे थे लास्ट क्लास में जहाँ पर हमारा रिमेनिंग रह गया था वो आपके इजराइल ईरान संघर्ष और अमेरिकी हस्तक्षेप वाली जो आपकी न्यूज़ थी वो रिमेनिंग रह गई थी, तो उसको अभी की क्लास में हम कवर कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो ईरान है इस पर इजराइल द्वारा अटैक कर दिया गया था। उसके बाद में जब इजराइल का जो अटैक था वो नाकाम रहा था, तो उसके बाद में अमेरिका ने डायरेक्ट इसके जो फोर्डो नामक के जो लोकेशन है वहाँ पर अटैक किया गया था। तो उन सभी में आपको उन सभी के रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी है वो कवर की गई है। तो इजराइल और ईरान के मध्य लंबे समय से क्या चल रहा है, तनाव चल रहा है। और जब हाल ही में जब इजराइल ने ईरान पर परमाणु और सैन्य स्थल यहाँ पर 13 जून 2025 पर हवाई हमले किए, तो इजरायली डिफेंस जो आपके फोर्सेज है आईडीएफ आपके इजरायली डिफेंस फोर्सेज, इन्होंने ईरान के विरुद्ध अपने इस सैन्य अभियान को नाम दिया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन क्या है, ये इजराइल द्वारा ईरान पर किया गया सैन्य हमला था। इस अभियान के तहत इजराइल ने ईरान की जो प्रमुख परमाणु केंद्र है जैसे नतांज, इस्फहान, फोर्डो, इन नामक जो लोकेशन है यहाँ पर बमबारी कर नष्ट करने का प्रयास किया था। हालांकि इसके जो भी प्रयास थे वो सफल नहीं हुए थे। इन हमलों पर ईरान के जो प्रमुख सैन्य कमांडर हैं और परमाणु वैज्ञानिक हैं वो भी मारे गए थे। इजराइल के इन हमलों के प्रत्युत्तर में भी जब इजराइल ने अटैक किया तो इसके प्रत्युत्तर में ईरान ने क्या किया, ईरान ने वापस अटैक किया। इजराइल वाले अटैक का नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन और ईरान वाले अटैक का नाम आपको देखने मिलेगा ऑपरेशन टू प्रॉमिस। ईरान ने अपनी प्रतिक्रिया करते हुए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स है, इसने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू करके अपने बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल है इनसे इजराइल पर बड़ा विध्वंस हमला किया। ईरान के इस हमले से इजराइल का जो अभेद्य माने जाने वाला वायु रक्षा प्रणाली है आयरन डोम, तो ये आयरन डोम है, ये नाकाम सिद्ध हुई थी। और कोड नेम टू प्रॉमिस का पहली बार इस्तेमाल 13-14 अप्रैल 2024 को इजराइल पर ईरान के पहले सीधे हमले के दौरान किया गया था। ईरान ने तब दशमिक में अपने वाणिज्यिक दूतावास पर 1 अप्रैल को कुछ संदिग्ध इजरायली हमले के जवाब में इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन की बौछार कर दी थी, जिसमें 13 लोग हैं वो मारे गए। इस युद्ध के दौरान
जब इजराइल अपनी पूरी शक्ति से बमबारी करने के बावजूद फोर्डो परमाणु केंद्र को नष्ट करने में सफल नहीं रहा था, तब इस युद्ध में अमेरिका ने सीधे प्रवेश करते हुए ईरान पर हमला किया था। अमेरिकी सेना ने जब अटैक किया था तो उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अमेरिका ने 22 जून 2025 को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत B-2 स्प्लिट स्टील्थ बम वर्षक हैं, इनका उपयोग करते हुए ईरानी परमाणु प्रतिष्ठान हैं, इन पर हमला किया था। इस हमले से अमेरिका ने पहाड़ के नीचे जो बना हुआ था फोर्डो, नतांज और इस्फहान, ये ईरान है, ईरान में एक पहाड़ी है, वहाँ पर नीचे पहाड़ी के नीचे इसका परमाणु संयंत्र के रिगार्डिंग आपको देखने मिलेगा। फोर्डो, नतांज और इस्फहान नामक ऐसे माना जाता है कि यहाँ पर आपके ईरान ने अपने जो बम ग्रेड और समृद्ध यूरेनियम है ये रखा हुआ है, यानी परमाणु स्थल के रूप में इन्हें माना जाता है, जिनको नष्ट करने का दावा है वो अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने इस हमले में दुनिया के सबसे विशालकाय आपके बंकर बस्टर GBU-57 बम है ये गिराए थे। इस जवाब में ईरान ने 23 जून 2025 को कतर में अमेरिका का जो अल उदीद एयरबेस है इसको निशाना बनाकर हमला किया था। अंततः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने 23 जून 2025 को युद्ध विराम की घोषणा की। ईरान और इजराइल के बीच पूर्ण युद्ध विराम है, ये सीज फायर है, इस पर सहमति बन गई थी। ट्रंप ने इस 12 दिन के जो लंबा संघर्ष है इसको द 12 डे वॉर है ये कहा है, तो द 12 डे वॉर के रूप में इस 12 दिन के संघर्ष है इसको संज्ञा दी है। इस पर अब मेजर रूप से आपको कुछ ऑपरेशन का नाम याद रखना है। फर्स्ट आपको याद रखना है इजराइल द्वारा किया गया, इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज है इसके द्वारा किया गया ईरान पर अटैक ऑपरेशन राइजिंग लॉइन। इसके विरुद्ध जो ईरान है उसने वापस अटैक किया था इजराइल पर, तो वो था ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। इसके अलावा अमेरिका सेना ने जब ईरान पर अटैक किया है तो उसका नाम दिया है आपके ऑपरेशन टू मिडनाइट हैमर। वहीं ईरान ने जब वापस अटैक किया अमेरिका पर तो वो आपके अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाकर उसको नष्ट करने का प्रयास किया। तो ये कुछ मेजर ऑपरेशन और मेजर लोकेशन है, ये आपको इसके रिगार्डिंग याद रखनी है। नेक्स्ट हम जानकारी कवर कर रहे हैं यूएन की जो सुरक्षा परिषद है उसके रिगार्डिंग। यूएन में जो सुरक्षा परिषद है उसमें मेनली रूप से 5 स्थायी मेंबर हैं और 10 अस्थायी मेंबर के रूप में आपको देखने मिलेंगे। उन्हीं के रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी है वो कवर की गई है। हाल ही में जो यूएन की जो सुरक्षा परिषद है इसके लिए 5 नए अस्थायी सदस्यों का चयन है वो अभी हाल ही में किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग डिटेल से जानकारी कवर करते हैं। यूएन की जो महासभा है इसने 3 जून 2025 को अपने 79वें सत्र के दौरान लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो जो लोकतांत्रिक गणराज्य हैं इनको यूएन की जो सुरक्षा परिषद है इसमें गैर स्थायी सदस्य के रूप में 2026-27 के लिए 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना है। मेजर फैक्ट के रूप में देखें तो लातविया है ये पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। वहीं कोलंबिया, कांगो DR, बहरीन, लाइबेरिया है ये पहले भी मेंबर है, ये रह चुके हैं। इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 के मध्य का टाइम पीरियड इनका रहेगा, यानी कि ये 2 साल के लिए चयन हुआ है इनका। ये देश अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया है इनका स्थान लेंगे। तो पहले जो जिनको मिली हुई थी 2 साल के लिए उनमें आपके अल्जीरिया, गुयाना को आपके कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया थे और इनके स्थान पर ये 5 मेंबर है ये ऐड हुए हैं। इसमें आपको मेनली रूप से गैर स्थायी सदस्य के रूप में 10 मेंबर देखने मिलेंगे। प्रतिवर्ष 5 हैं वो रिमूव होते रहते हैं और 5 नए आते रहते हैं। इस प्रकार 10 मेंबर है वो बने रहते हैं इसमें और चयन की प्रक्रिया है वो इस प्रकार इसमें चलती रहती है। 2026 में सुरक्षा परिषद के 10 गैर स्थायी सदस्य देखें तो वो आपको देखने मिलेंगे। हाल में जिनका चयन किया है वो कौन कौन से हैं? लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो DR। वहीं पहले से जो चल रहे हैं उनमें डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। हाल में कुछ न्यूज़ चल रही है कि जो पाकिस्तान है वो वोटिंग के जरिए इसमें मेंबर है, अध्यक्ष के रूप में है, वो अपॉइंट हुआ है। तो ये भी कोई करंट अफेयर का फैक्ट है वो आपको देखने मिलेगा, हो सकता है वो नेक्स्ट मैगजीन में आ जाए। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद की संरचना के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ फैक्ट बताए गए हैं। सुरक्षा परिषद की संरचना देखें तो इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। इसमें 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं और जो 5 स्थायी हैं उसमें आपको रशिया, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन है ये देखने मिलेगा।
इन 5 स्थायी जो कंट्री हैं इनके पास वीटो पावर होती है, किसी भी मुद्दे पर ये वीटो पावर रख सकते हैं और उसको रद्द कर सकते हैं। नेक्स्ट है 10 स्थायी सदस्य। ये हर वर्ष 5 का चुनाव इसमें किया जाता है, जिनका टाइम पीरियड होता है 2 वर्ष होता है। हर साल 5 नए आएंगे, पहले वाले 5 चले जाएंगे, फिर वापस 5 नए आएंगे। तो इस प्रकार इसका जो रोटेशन है ये चलता रहता है 10 मेंबर का। नेक्स्ट है भारत को मिली अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान है, इसकी अध्यक्षता। हाल ही में भारत को 2025 से 28 के लिए 3 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो प्रशासनिक विज्ञान संस्थान है आपके IIAS, इसकी अध्यक्षता है वो प्राप्त हुई है। 3 जून 2025 को हुए चुनाव में भारत ने DARGP इसके सचिव V श्रीनिवासन है, इनको 61.7 वोटों से IIAS का अध्यक्ष चुना है, जिन्होंने ऑस्ट्रिया के जो डॉक्टर अलेक्जेंडर बाल्थाजार है इनको हराया है। ये पहली बार हुआ है कि IIAS के 100 वर्ष के इतिहास में अध्यक्ष का चुनाव मतपत्र से हुआ है और भारत को ये भूमिका है ये मिली है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पहली बार इसका चुनाव हुआ है और इसमें भी भारत को भूमिका है ये आपको देखने मिलेगी। पहली बार चुनाव मतपत्र के माध्यम से हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान के संस्थान IIAS की अध्यक्षता है वो भारत को 2025 से 28 के लिए प्राप्त हुई है। IISA के रिगार्डिंग देखें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1930 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आपको इसका हेडक्वार्टर है ये देखने मिलेगा। ये मेनली रूप से 31 सदस्य इस संस्थान में आपको देखने मिलेंगे और भारत इसमें 1998 से इस संस्थान का मेंबर आपको देखने मिलेगा। और इस संस्थान है इसमें लोक प्रशासन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर भी काम ये करता है। नेक्स्ट है हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी नई करेंसी जारी की है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी कवर की है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस है, इनके नेतृत्व वाली जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है इसने 1 जून 2025 को 1050 और 20 के नए नोट है वो जारी किए हैं, जिनसे देश के जो संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान है इनकी तस्वीर है ये हटा ली। तो बांग्लादेश की जो पॉइंट है उस पर जो शेख मुजीबुर रहमान की जो इतने दिन फ़ोटो लगी हुई थी वो अब हट चुकी है, नई करेंसी है ये भी हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी जारी की गई है। नए नोटों के में कोई भी मानव चित्र आपको नहीं देखने मिलेगा, इसकी मेजर विशेषताओं में कोई भी मानव चित्र नहीं देखने मिलेगा। इसकी डिजाइन प्राकृतिक परिदृश्य, ऐतिहासिक स्थल, हिंदू व बौद्ध मंदिर और ब्रिटिश काल के अकाल पर चित्र यानी कलाकार जो जैनुल आबिदीन द्वारा निर्मित चित्र हैं वो शामिल किए गए हैं। इसकी पृष्ठभूमि देखें तो 1972 से बांग्लादेशी मुद्रा पर आपको शेख मुजीबुर रहमान है इनकी तस्वीर आपको देखने मिलेगी। जब बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से तब से यहाँ पर जो कॉइन जारी हुए थे उन पर शेख मुजीबुर रहमान की जो तस्वीर थी वो थी, जिसे वर्तमान में अभी रिमूव कर लिया है। बांग्लादेश के संस्थापक माने जाते हैं आपके शेख मुजीबुर रहमान 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट है निकारागुआ बना मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां देश। हाल ही में निकारागुआ है ये आपके WTO है, इसका जो 101वां विश्व व्यापार संगठन है इसका 101वां सदस्य देश बन गया है और मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को इसने स्वीकार कर लिया है। ये समझौता है ये जून 2022 में WTO है इसकी 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक में पारित हुआ था और इसके लागू होने के लिए WTO के 2/3 सदस्य हैं, इसकी स्वीकृति जरूरी है और केवल 10 और देश की मंजूरी अभी बाकी है। तो ये अभी लागू नहीं हुआ है क्योंकि इसमें 2/3 मेंबर की जरूरी होती है किसी भी इसमें WTO में समझौते को लागू होने के लिए। अभी तक 10 मेंबर है वो बाकी हैं। 10 मेंबर जैसे ही इस समझौते को मंजूरी दे देते हैं मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को, तो फिर ये जो वाला जो समझौता है ये आपके क्या हो जाएगा, वैध हो जाएगा, लागू हो जाएगा। जो सदस्य देश हैं उन पर फिर ये मत्स्य सब्सिडी वाला समझौता है ये लागू कर दिया जाएगा। ये समझौता अवैध, गैर सूचित और अनियमित जो मछली पकड़ने हैं या इन पर सब्सिडी रोककर वैश्विक मछली स्टॉक है इसको सुरक्षा करेगा। तो ये हमने WTO के जो मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता है उसके रिगार्डिंग जानकारी है वो कवर की है। नेक्स्ट है चीन ने हाल ही में दुनिया का पहला गैर बाइनरी AI चिप है ये लॉन्च किया है।
ये AI चिप जो अभी हाल ही में चीन ने लॉन्च किया है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है ये प्ले करने वाला है। तो ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूज़ आपको देखने मिलेगी। न केवल ये करंट अफेयर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जबकि साइंस एंड टेक के जो इनोवेशन वाला पॉइंट है उस दृष्टि से अभी आपको इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट देखने मिलेगा। हाल ही में चीन ने विश्व की पहली गैर बाइनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप है, इसका बड़े पैमाने पर उपयोग है, ये शुरू किया है चीन के जो बीजिंग है, यहाँ के जो बिहांग यूनिवर्सिटी है, इस बिहांग यूनिवर्सिटी की एक टीम द्वारा विकसित की गई ये चिप है। एक नई हाइब्रिड स्टोकास्टिक नंबर HSN है, इसकी कंप्यूटिंग पर जो पद्धति है इस पर आपको आधारित देखने मिलेगी। तो इसका डेवलपमेंट है वो चीन की जो बीजिंग की बिहांग यूनिवर्सिटी है, इसकी टीम द्वारा डेवलप किया गया है, इसके द्वारा ये विकसित है। और यह चिप है, ये हाइब्रिड स्टोकास्टिक नंबर है जो आपके HSN कंप्यूटिंग पद्धति है इस पर आपको आधारित देखने मिलेगी। यह चिप डेटा प्रोसेसिंग के लिए पारंपरिक जो बाइनरी लॉजिक है आपके 0 और 1, उसको संभाव्य लॉजिक के साथ मिलती है। तो जो पारंपरिक बाइनरी लॉजिक है उसको संभाव्य लॉजिक के साथ मिलाती है। यह नई तकनीक है, इसका उद्देश्य अमेरिका की जो तकनीकी प्रतिबंध है इनके मुकाबला करने के साथ साथ कंप्यूटिंग की जो मौजूदा सीमा है, जैसे कि पावर वॉल, आपके आर्किटेक्चर वॉल, इनको तोड़ना है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये चीन की गैर बाइनरी AI चिप के रिगार्डिंग देखने मिलेगा। वापस इसको रीड करें तो ये है जो AI चिप विकसित की गई है गैर बाइनरी, ये चीन के जो बिहांग यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा डेवलप की गई है। कौन सी पद्धति पे आपको देखने मिलेगी, तो हाइब्रिड स्टोकास्टिक नंबर, आपके HSN कास्ट जो कंप्यूटिंग पद्धति है इस पर आपको आधारित देखने मिलेगी। ये किसके साथ मिलती है, तो ये पारंपरिक बाइनरी जो लॉजिक है आपके 0 और 1 वाला, उसको संभाव्य जो लॉजिक है उसके साथ मिलाती है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी तकनीकी प्रतिबंध है इनको मुकाबला करने के साथ साथ कंप्यूटिंग की जो मौजूदा सीमाएं हैं जैसे पावर वॉल, आर्किटेक्चर वॉल, इनको तोड़ना है। तो ये हमने इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट है वो कवर किए हैं। वापस रिकॉल करें तो हमने देखा हाल ही में निकारागुआ जो देश है, ये आपके निकारागुआ देश है, ये मत्स्य पालन वाला जो सब्सिडी समझौता है इसको स्वीकार करने वाला 101वां देश बन गया है। हालांकि अभी तक इस समझौते को लागू होने के लिए 10 मेंबरों की जो मंजूरी है ये बाकी है। 111 मेंबर हैं, इनकी स्वीकृति होने के साथ ही ये समझौता है ये लागू हो जाएगा। ये समझौता अवैध जो गैर सूचित और अनियमित जो मछली पकड़ने हैं, इन पर मछली पकड़ने पर सब्सिडी रोककर वैश्विक मछली स्टॉक है इसकी सुरक्षा करेगा। हमने देखा था कि भारत है, इसको हाल में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान है इसकी अध्यक्षता मिली है। 2025 से 28 के लिए भारत है वो इस IIAS है इसकी अध्यक्षता करेगा। बांग्लादेश ने नई जो करेंसी है ये जारी की है, जिस पर जो पहले वाली करेंसी जो 1972 से चल रही थी, जिस पर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर थी, उसको वर्तमान करेंसी से रिमूव है वो करती है। साथ ही हमने देखा था UN की जो गैर जो स्थायी सदस्य है इनमें 5 नए मेंबर ऐड हुए, उनके रिगार्डिंग हमने जानकारी कवर की थी। भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा हमने कवर की थी। साथ ही हमने जो ईरान इजराइल संघर्ष है और अमेरिकी हस्तक्षेप इसमें था उसको हमने डिटेल से कवर किया था। इसके बाद में आपके जो फैक्ट आपके रहेगा ये आपके रहेगा राष्ट्रीय परिदृश्य के रिगार्डिंग। हालांकि ये क्लास 30 मिनट से अबव है कि हो चुकी है, तो आई होप हमें जो राष्ट्रीय परिदृश्य के रिगार्डिंग करंट अफेयर वाला फैक्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करना ठीक रहेगा। तो ये जो आपके राष्ट्रीय करंट अफेयर वाला फैक्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और क्लास को आपको कंप्लीट रूप से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास आपको कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है, एंड अपने फ्रेंड सर्किल है इसमें आपको इस क्लास को ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि आपका शेयर और आपके जो कमेंट है ये हमें मोटिवेट करते हैं इसी प्रकार की आपके लिए क्लास लाने के लिए एंड आपके लिए कुछ बेटर करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।